हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है कि हमारे पास ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल का मिक्सचर दिया हुआ है और दोनों 50-50 रेशियो में दिए हुए हैं। ठीक है, 1:1 रेशियो में है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, लेट अस से दिस इज, ठीक है, ये आ गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड सिमिलरली वी हैव दिस पैरानाइट्रोफिनोल। देखो तो इन दोनों को सेपरेट करने का मेथड क्या है। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में पढ़ा भी होता है सबने और सबने बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ा होता है। तो वी नो द आंसर इज स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, बट द रीजन इज, मतलब मेन पॉइंट ये कि क्यों स्टीम डिस्टिलेशन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखिए स्टीम डिस्टिलेशन वहां यूज करते हैं जहां पर दोनों में से एक स्पीशीज स्टीम वॉलेटाइल होती है। ठीक है, तो स्टीम वॉलेटाइल होने का मतलब है कि स्टीम, आपको उसको डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हो, स्टीम से ही हीट लेके वो बॉयल हो जा रहा है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को अगर हम कंपेयर करें, ऑर्थो में क्या होता है, देयर इज इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। NO2 के ऑक्सीजन और फिनोल के, दैट इज OH के हाइड्रोजन के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की वजह से दिस इज लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल आ गया ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का, ऐसा एक और आ गया, तो इन दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग नहीं हो रही है, एच बॉन्डिंग इस एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। तो इसकी इंट्रैक्शन ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बहुत स्ट्रांग नहीं है। और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग या हाई तब होता है व्हेन वन मॉलिक्यूल इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। वो कब होगा? वो होगा पैरानाइट्रोफिनोल में। ठीक है, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनोल में क्या होगा, इसका एच बगल वाले पैरानाइट्रोफिनोल के O के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसमें एक ये पैरानाइट्रोफिनोल का एक स्ट्रक्चर आ गया, ये दूसरा आ गया, इनके बीच में एच बॉन्डिंग हो रही है। तो पैरानाइट्रोफिनोल में होती है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से जो लो बॉइलिंग वाला कंपोनेंट है दैट इज स्टीम वॉलेटाइल। ठीक है, जो हाई बॉइलिंग होगा वो स्टीम वॉलेटाइल नहीं होगा, जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट है दैट इज स्टीम वॉलेटाइल। तो वो स्टीम के साथ ही बॉयल हो जाएगा, वेपर बन जाएंगे और वेपर स्टीम के साथ बाहर निकल भी जाएंगे। तो पीछे क्या रह जाएगा? पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज, देखो पहले आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन दिस केस। तो एक है CHO दैट इज अल्डिहाइड, वन इज CO कीटो। अल्डिहाइड और कीटो में हाई प्रायोरिटी इज अल्डिहाइड, तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और नंबरिंग यहां एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो जब C डबल बॉन्ड हो, कीटो एज अ ब्रांच हो या जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको बोलते हैं कीटो या ऑक्सो। तो 3 पोजीशन पे क्या है? कीटो। ओके, और ये होगा अल। तो पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि ये ओन कर रहा है, इसको कीटो ओन कर रहा है। सेकंड में अल है, यहां पर इन अल। तो BCD में देखते हैं, यहां पर दिया 4 ऑक्सो, पर ये क्या है? 3 ऑक्सो है, ये भी गलत हुआ। तो 3 कीटो या 3 ऑक्सो करेक्ट। तो 3 कीटो 2 मिथाइल, 1 2 यस 2 मिथाइल हेक्स। अब जो डबल बॉन्ड है वो 4th पोजीशन पे है, तो हेक्स 4 इन 1 अल या 4 इनल। Okay, simple question. Now question number 3. The correct statement regarding electrophile is. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करते हैं E पॉजिटिव से, और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे होगा? या तो इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज या इसके पास होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, दो तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं। तो पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, नहीं
नेगेटिवली चार्ज जनरली तो नहीं होती, ठीक है, एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रोफाइल। नहीं, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रॉन्ग। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो उन्होंने कहा जनरली न्यूट्रल स्पीशीज, तो वो जनरली न्यूट्रल नहीं होती क्योंकि मैक्सिमम हमने जो केसेस पढ़े वहां पर इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज हैं, जैसे कि NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन में यूज होता है। हाँ, SO3 में ये न्यूट्रल है, Cl पॉजिटिव हो गया, Br पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव है, CH3CO पॉजिटिव है, ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ओके। देन AlCl3, BH3, BF3 ये न्यूट्रल भी हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज भी हैं एंड न्यूट्रल स्पीशीज भी हैं। सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी either neutral or positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile. Now this is absolutely right. Now fourth one, which among the given molecules can exhibit tautomerism? तो tautomerism के लिए आपको क्या चाहिए? tautomerism के लिए आपको चाहिए कीटो ग्रुप, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, सॉरी, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो सकता है तो उस वाले एटम से नहीं निकलते, मतलब निकलते हैं मेनली sp3 कार्बन से, ठीक है, तो बगल वाला कार्बन आपका sp3 हो तो उससे निकलेगा। तो मान लो यहां पर H है, यहां पर H है, तो ये अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, ये वाले बॉन्ड को उठा के यहां डाल देना, डबल बॉन्ड से H को कनेक्ट कर दिया, तो O के साथ लग गया OH और डबल बॉन्ड आ गया यहां पे, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर यहां पे हम देखते हैं, ओके, इन दिस केस ये डबल बॉन्ड O। अब देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, जो कीटो ग्रुप है उससे बगल वाले पे H है, यहां पर भी एक H है, यहां पर भी एक H है, पर द थिंग इज ये कैसी पोजीशन है, दीज आर ब्रिज हेड पोजीशंस। ब्रिज हेड पोजीशन अगर आप H निकालोगे और बोलोगे यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे, वो नहीं होगा, ठीक है। जो डबल बॉन्ड है वो ब्रिज हेड कार्बन पे, ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिसके क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, जैसे इन दोनों कार्बन के क्रॉस ये ब्रिज बना हुआ है, तो इस कार्बन और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। दिस इज ब्रेट्स रूल। तो पहले केस में तो अल्फा हाइड्रोजन है पर नहीं बनेगा। सेकंड, अब सेकंड वाले में दिस इज डबल बॉन्ड, ब्रिज यहां पे है, और तो देखो अब ये वाला अल्फा है पर इसके चार के चार बॉन्ड बने हैं, तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। इधर वाले अल्फा पे H है पर वो ब्रिज हेड पोजीशन है, वहां पे डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, तो सेकंड भी नहीं करेगा, ठीक है। अब थर्ड बचा, थर्ड में देखो अल्फा वाले पे H है, दो हैं, तो एक H निकल जाएगा और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इस केस में सिंपल O का कर दिया OH और बगल वाले पे डबल, ठीक है। तो सिर्फ थर्ड ही दे रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ ब्रेट्स रूल। नाउ फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो बाइफिनाइल में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है दैट इज कॉल्ड एट्रोपिसोमेरिज्म, ठीक है, यू कैन ऑल्सो गूगल इट, उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। एट्रोपिसोमेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास बाइफिनाइल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब बाइफिनाइल का मतलब है कि दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड हैं, पर दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए, ठीक है। ऑर्थो मतलब इसके यहां पर भी कुछ लगा हो, इसके यहां पे कुछ लगा हो, इस वाले के भी इन दोनों पोजीशन पे कुछ लगा हो, उससे क्या होगा, पहली चीज ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हो, ये दोनों भी आपस में डिफरेंट हो। अब जब ये चारों ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे होंगे तो इनकी रिपल्शन से क्या होगा, ये दोनों बेंजीन सेम प्लेन में नहीं रह सकते। एक बेंजीन अगर इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो दूसरी बेंजीन को वर्टिकल प्लेन में ही जाना पड़ता है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो दो बॉन्ड अगर ऐसे हैं प्लेन में, तो बाकी के दो क्या होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ठीक है। सेम प्लेन में नहीं रहता ये कि जिस प्लेन में ये बेंजीन रिंग है उसी प्लेन में ये होगा, नो।
ठीक है, तो वो क्यों नहीं होता? बिकॉज ये ऑर्थो पे जो ग्रुप्स लगे हैं ये आपस में बहुत क्लोज आ जाएंगे और रिपेल करेंगे। तो पहले वाले में देखो एक ही ऑर्थो ऑक्यूपाइड है, मैंने आपको कहा कि दोनों ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ठीक है। तो पहला वाले में नहीं हो सकता, बी में भी नहीं हो सकता, सी में भी नहीं हो सकता, सिर्फ डी में हो सकता है। तो इस बेंजीन के भी दोनों ऑर्थो ऑक्यूपाइड थे और ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, ठीक है। दूसरे वाले के भी दोनों ऑर्थो ऑक्यूपाइड है और दोनों आपस में डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए लेते हैं ताकि कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री ना आ जाए यहां पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एट्रोपिसोमेरिज्म। अगर आपने पढ़ा है देन यू विल नो, नहीं पढ़ा है तो कोई चांस नहीं है कि यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट और सॉल्व दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये बताना है कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन कौन कौन है। देखो पहले में क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना, तो डेफिनेटली इट इज एलिमिनेशन क्योंकि डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ। सेकंड में बी आर हट के OH लगा, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डबल बॉन्ड के क्रॉस दो चीजें ऐड होगी, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, ये हो गया। तो सिक्स का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए एलिमिनेशन, बी एंड सी सब्स्टिट्यूशन नो, ए सब्स्टिट्यूशन नो, ए बी एलिमिनेशन नो, ए एलिमिनेशन, बी सब्स्टिट्यूशन एंड सी इज एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। रिच इन द सेंस कैसे हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं एनायंस, या न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर हो, वाटर है, NH3 है, ROH है, RSH है, ओके। अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, यस, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। पर पूछा है कि नॉट करेक्ट। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स। ऑब्वियसली खुद इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो वहां अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। फिर न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये भी ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उनके पास खुद होते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड, रॉन्ग, ठीक है। लुईस एसिड कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जबकि न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। देन 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। देखो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कब होती है, एसिडिक मीडियम में हमेशा। तो H पॉजिटिव इस पे अगर हम अटैक करवाते हैं तो OH का क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस H पॉजिटिव को गेन करेगा, OH2 बना, OH2 निकल गया बाहर, ठीक है, मतलब वाटर निकल गया और जनरेट हुआ हमारे पास कार्बोकेटायन। अब ये बेसिकली एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ओके। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन में एलिमिनेशन आपको करनी है, तो बगल वाले कार्बन कितने हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, इसके पास भी H है, इस कार्बन के पास भी H है और इस कार्बन के पास भी H है। तो बगल वाले कार्बन से H निकलता है और आता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहां कहां आ सकता है, देखो अगर पहले वाले से लिस्ट से निकालते हैं तो यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर वाले जो CH3 लिखा है मैंने वहां से निकालते हैं तो ऐसा आ जाएगा, और जो राइट में ये वाला H है यहां से निकालते हैं तो ये वाला आ जाएगा। ये 3 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ओके। ये बन गए इस कार्बोकेटायन से डायरेक्टली बन गए, क्लियर। ये वाला जो प्रोडक्ट है A, ऐसा नहीं है कि ओके हाँ यस, ये बन सकता था डबल बॉन्ड यहां पे, पर प्रॉब्लम क्या है, देखो इस पोजीशन पे क्या किया, ये भी CH3 और ये भी CH3। पॉइंट है ये नया CH3 कहां से आ गया, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए ना, तो स्ट्रक्चर में कार्बन बढ़ गए, कार्बन कहीं से नहीं आ सकता, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता। B हमने बना दिया, C हमने बना दिया, D भी बना दिया, ठीक है। तो पहले वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ गए। ऐसा मत बोलना कि यहां पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, आ सकता है, पर ये CH3 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होके वो चीज बन सकती थी, पर कार्बन एटम बढ़ा दिया इसलिए ऑप्शन गलत हो गई। नेक्स्ट 9th वन,
द ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विद मिथाइल लिथियम गिव्स। देखो अब ये आ गया हमारे पास साइक्लोपेंटेनोन और मिथाइल लिथियम इज CH3Li। लिथियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और CH3 पे आएगा नेगेटिव, क्योंकि अल्कली मेटल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो चाहे आप अल्काइल लिथियम का अटैक करवा लो या RMgX का अटैक करवा लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दोनों का मैकेनिज्म सेम होता है, क्योंकि दोनों में R नेगेटिव ही अटैक करने वाली स्पीशीज है। तो ये R नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक आ गया CH3 और ये हो गया O नेगेटिव और उसके साथ आ गया Li पॉजिटिव। फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया तो OLi का बन जाएगा OH और यहां आ गया CH3, ठीक है। तो फाइनली बना तो हमारे पास अल्कोहल, पर पॉइंट इज पूछा इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बनेंगी। साइक्लोपेंटेनोनॉइल रेडिकल, तो क्या यहां रेडिकल बना? नो, कोई रेडिकल नहीं बना। साइक्लोपेंटेनॉइल बाई रेडिकल, तो बाई रेडिकल बना नहीं। यहां क्या बन रहा है? O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। साइक्लोपेंटेनॉइल एनायन, यस, ठीक है। इस Li पॉजिटिव को हटा दो तो O नेगेटिव, ये जो बनेगा स्ट्रक्चर, दिस इज साइक्लोपेंटेनॉइल नोनाइल एनायन, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट पूछा है इन्होंने, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने इंटरमीडिएट पूछा, ये भी नहीं पूछा कि फाइनल क्या बनेगा, ठीक है। एंड 10th क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। सिंपल है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड में कितने हुए? 8। ओके, so that completes 10 questions. Okay, so see you in the next lecture. Thank you. Okay, so now we continue with the question number 11. Which of the following species contains equal number of sigma and pi bond? तो चारों केसेस में हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो देख लेते पहला CN ट्वाइस। देखिए यहां पर क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। आप इसको लीनियर भी ड्रॉ कर सकते हो। अब ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, ओके। तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा और एक सिग्मा, तो टोटल हमारे पास हैं 3 सिग्मा, 2 पाई इस ट्रिपल बॉन्ड में, 2 पाई इस ट्रिपल बॉन्ड में, तो हमारे पास 4 पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई यहां पर बराबर नहीं है। अब सेकेंड स्ट्रक्चर इज CH2CN ट्वाइस, ठीक है। अब बीच में आपके CH2 यहां पर ग्रुप ऐड कर दिया हमने, ओके। तो नए सिग्मा देखो, पाई तो उतने रहेंगे, यहां पे 4 पाई बॉन्ड्स हैं पहले की तरह। अब सिग्मा बॉन्ड एडिशनल कितने आए? ये CH2 वाले ये 2 आए, ठीक है, और ये एक, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे हैं 6 सिग्मा और 4 पाई, ठीक है। देन HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव के लिए आप पहले ये सोच सकते हो कि H2CO3 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं आप। H2CO3 में देखें तो C डबल बॉन्ड O, OH इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये हो गया H2CO3। अब यहां से एक H पॉजिटिव अगर चला जाए तो O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, तो 1 सिग्मा 2 3 4, तो यहां पे हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। तो ऑब्वियसली बात है XCO4 जो कि लास्ट ऑप्शन है इसी में होगा, ठीक है। तो जिनॉन एक नोबल गैस है जिसकी वैलेंसी होती है 8, तो 8 का मतलब फिर ये चारों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो 4 डबल बॉन्ड का मतलब हुआ कि 4 उसमें सिग्मा है और साथ में 4 उसमें पाई है। तो आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक का पार्ट था, बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको, हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में ही ये काउंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। देखो जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, इट्स बेटर कि आप वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को 25-30 सेकंड में ट्राई करो, अगर होता है तो ठीक है, अदर
वाइज आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो यहां पे हमें बताना है कि कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। देखो पहले केस में देखें अगर हम, तो जो डबल बॉन्ड है कीटो ग्रुप है उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। देखो अब यहां पे ये वाली हाइड्रोजन है तो ये टॉटोमेरिज्म में यूज हो सकती है। फिर जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से भी आगे वाला जो अल्फा आता है उसकी हाइड्रोजन भी अगर हो यूज हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला भी आपके पास अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये दो हाइड्रोजन तो है पर इस वाले अल्फा पे एच नहीं है, पर चलो एटलीस्ट वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो पहला वाला तो देगा। सेकंड में क्या है, ये जो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन का है यहां से लेके यहां तक है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये है अल्फा, इसके पास 2 एच हैं तो ये भी देगा, ठीक है। और इससे तो लेफ्ट वाली साइड पे भी है, इधर भी 2 हैं, तो इसके पास टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं। थर्ड वाले में क्या है, इस केस में इस पोजीशन पे 2 एच हैं तो ये भी देगा, हाँ यहां पर नहीं है तो इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 1, 2 एंड 3 तीनों ही टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपके पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जैसे ये है, तो ये मत बोलना कि सर ये जो डबल बॉन्ड होता है कीटो इसी का अल्फा देखते हैं, हम पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम का अल्फा भी यूज करते हैं, जैसे ये डबल फिर ये सिंगल फिर डबल, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन यहां पे खत्म हुई तो इससे जो नेक्स्ट हुआ वो भी अल्फा ही काउंट होता है, तो उस पे लगी हुई हाइड्रोजन भी यूज होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होना है, ठीक है। और क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड में होती है, ठीक है ना, अल्डिहाइड और कीटोन में। तो ऑब्वियसली बात है एल्कीन में होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी एसएन। एसएन में या तो SN1 हो सकता है या SN2 हो सकता है। SN1 डिपेंड करता है कि कार्बोकेटायन कितना अच्छा बन रहा है और SN2 डिपेंड करता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी है, न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है, ठीक है, इन फैक्टर्स के ऊपर मेनली। देखो पहले वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है कि Cl बाहर जा रहा है, ओके, ये Cl बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखो Cl को अगर हम बाहर निकाल दें तो पहले वाले केस में जो हमारे पास कार्बोकेटायन बनता है वो ये है और ये अलाइलिक है, स्टेबल है, अच्छा है, ठीक है। सेकेंड वाले केस में अगर हम देखें तो CH3CH डबल बॉन्ड CH यहां पे, पर इन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया कि Cl बाहर जाएगा, ओके। अब ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर दिया, इस कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो ऐसा कैसे होता कि ये बॉन्ड यहां पर आ जाए और Cl बाहर ना जाए, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की जो एरो लगाए इन्होंने यही गलत लगाए हैं, ठीक है। थर्ड केस में Cl को बाहर निकाल दिया, ओके। अब ये Cl बाहर गया सिर्फ, तो यहां पर कार्बोकेटायन जनरेट हुआ होगा, ठीक है। अब A और C में डिफरेंस क्या है बेसिकली, तो A और C में डिफरेंस ये है कि ये जो CH3 वाला एरो है ये तो इंडक्टिव इफेक्ट को बता रहा है कि CH3 एक प्लस आई ग्रुप होता है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेट करेगा, तो ये तो ठीक है, ओके। Cl बाहर चला गया, कार्बोकेटायन बन गया। A वाले में इन्होंने एक और चीज मेंशन की थी कि जैसे ही ये Cl बाहर जा रहा है ये डबल बॉन्ड आगे जंप कर रहा है, इसका मतलब जब ये Cl बाहर गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर ये डबल बॉन्ड यहां जंप किया और ये कन्वर्ट हुआ इस कार्बोकेटायन में। पहले वाला भी अलाइलिक है, ठीक है, पर ये अलाइलिक के साथ सिर्फ 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री अलाइलिक है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अलाइलिक में
2 डिग्री अलाइलिक बेटर है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट से इसका डोनेटिंग इफेक्ट भी स्टेबलाइज कर रहा है और दूसरी तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रही है। ओके, तो ये होना चाहिए था। सी में इन्होंने ये वाला एरो नहीं दिया, मतलब ये डबल बॉन्ड मूव नहीं करवाया, मतलब ये सिर्फ 1 डिग्री अलाइलिक की ही बात कर रहे हैं, 2 डिग्री नहीं जनरेट करे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल वाला बनना चाहिए, ठीक है। और जब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू मैकेनिज्म होता है तो जनरली वो SN1 होता है। और डी में तो उल्टा कर दिया, डबल बॉन्ड को उन्होंने पीछे की तरफ घुमा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो पीछे तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो वैसे गलत है। तो इसमें जो करेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिखाई है दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, डुमास मेथड। देखो, डुमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब आप में से काफी बच्चों को एकदम से लगेगा कि सर हमने ये वाला पार्ट तो पढ़ा ही नहीं है, ये हमने छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हो सकता है इस प्रॉब्लम को पढ़ो भी ना, पर बेसिकली ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ये मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। आप एक बार समझ लो इसको, कोई मतलब नहीं है कि आपने ड्यूमा मेथड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बहुत ज्यादा उससे डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस मेथड में हमारे पास 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और उसको जब भी आपने ट्रीट किया, जो भी इसमें प्रोसेस था, उससे फाइनली मिला 40 ml नाइट्रोजन गैस। किस टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको 273 मतलब स्टैंडर्ड STP पे नहीं मिला आपको, ये 300 केल्विन पे मिला है, ठीक है। फिर जो प्रेशर था, ठीक है, नाइट्रोजन को आपने कलेक्ट किया तो प्रेशर कितना आया, 725। तो ये जो 725 mm प्रेशर है, इसमें एक्वस टेंशन है 25। एक्वस टेंशन का मतलब होता है वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, वो 25 है। तो जो 725 होगा वो होगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया है, 25। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ N2 कितना बचा, 725 माइनस 25 दैट इज ओनली 700 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो N2 का प्रेशर आ गया। अब बताना है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी है। देखो, कभी भी किसी चीज में परसेंटेज बतानी हो, ओके, जैसे आपके मान लो कि 60 मार्क्स आए, कितने में से, कि 90 का एग्जाम था, ठीक है, या मान लो 120 का एग्जाम था, तो क्या करोगे आप, जो आपने मार्क्स लिए डिवाइड बाय जो टोटल मार्क्स थे इनटू 100, ठीक है, यही करते ना, ठीक है। तो आगे 50%, तो यही करना है, यहां पर भी परसेंटेज निकालनी है। तो जो नाइट्रोजन मिला होगा मान लो x ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो टोटल कंपाउंड था दैट वाज 0.25 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर नाइट्रोजन कितना मिला। अब आप बोल रहे हैं कि सर नाइट्रोजन तो 40 ml मिला है, तो 40 ml को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है कर सकते हैं। कैसे, तो अगर हम सोचें कि 22,400 ml का मतलब होता है 1 मोल, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, जिसका मतलब होता है 28 ग्राम नाइट्रोजन, राइट। अगर आप बोलोगे कि सर ऐसे कर लेते हैं, तो अगर 22,400 ml से 28 ग्राम मतलब बराबर होते हैं, तो 40 ml से कितने होंगे, ठीक है, आप कर भी लोगे ऐसे। और ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत है, ये तरीका ठीक है, पर पॉइंट है ये 22,400 ml 1 मोल होते हैं कब, एट 273 केल्विन, 300 केल्विन पे नहीं होते। तो 40 ml आपको 300 केल्विन पे मिले, 273 पे कितने मिलते। तो उसके लिए फिर अब हम गैसेस स्टेट का P1V1 वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, वो यूज करेंगे। तो देखो P1V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2V2 बाय T2। इसका मतलब हुआ कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस थी, उसके नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं हुए ना, तो PV इज इक्वल टू NRT होता है। हाँ, प्रेशर आप चेंज कर दोगे, वॉल्यूम कर दोगे, टेम्परेचर R, पर नंबर ऑफ मोल तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, R तो फिक्स है।
तो इसका मतलब n जो था नंबर ऑफ मोल, वो क्या है, PV अपॉन आर टी। ये कांस्टेंट है पहले भी और बाद में भी, इसलिए P1 V1 बाय आर T1। आर आर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने लगाई। अब इनिशियल वैल्यूज क्या है, P1 कितना है हमारे पास, तो P1 था 700 mm, ठीक है। तो P1 को पुट करेंगे यहां पे हम 700 mm, और उस टाइम जो वॉल्यूम है वो कितनी दी गई है, 40 ml, ओके। और टेम्परेचर कितना है वो 300 केल्विन। देन P2 जो फाइनल प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, तो P2 देखो जब हम STP की बात करते हैं तो टेम्परेचर 273 होता है और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 760 mm ऑफ मर्करी। तो P2 आ गया 760, वॉल्यूम यही तो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय टेम्परेचर आ गया 273। यहां से V2 की वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी 33.5 ml, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है आपने, ठीक है ना। अभी 33.5 आ गया। अब इसको आप पुट करो कि अगर 22,400 इज इक्वलेंट टू 28 ग्राम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 33.5 ml से कितना बनेगा, 28 बाय 22,400 इंटू 33.5, इतने ml, सॉरी इतने ग्राम। यह आ जाएगा सॉल्व करने पे 0.042 ग्राम, ओके। बस फिर परसेंटेज निकाल लो। तो नाइट्रोजन कितनी आई, 0.042 ग्राम, और इनिशियल कंपाउंड कितना दिया था, 0.25 ग्राम इंटू 100, यह आ जाएगा 16.76, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। तो डुमास मेथड हो, जलदाल मेथड हो, हाँ जलदाल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहती हैं क्योंकि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दो, एटलीस्ट समझने की ट्राई तो करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है कि जब भी गैसियस स्टेट की बात हो तो अगर आप 22,400 को 1 मोल से कंपेयर कर रहे हो तो द कंडीशंस हैज टू बी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, 15th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां होती है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगी, उसके लिए भी आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो डबल बॉन्ड लिया, अब जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये वाला अल्फा कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हो सकता है। पर क्या हम डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, नहीं, इन्होंने रेडिकल्स दिए हुए यहां पे, ठीक है। तो रेडिकल के रिस्पेक्ट में, अब रेडिकल के रिस्पेक्ट का मतलब हुआ कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये अल्फा कार्बन है और ये वाला अल्फा कार्बन है। तो इस वाले कार्बन पे तो एक भी H नहीं लगा हुआ, तो इधर तो कोई H नहीं है, राइट वाले पे भी, ये वाले अल्फा पे भी H नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, पहले वाले केस में तो नहीं है, ओके। दूसरे में ये वाला कार्बन रेडिकल है, इसके देखो डायरेक्टली PH, डायरेक्टली PH, डायरेक्टली PH, मतलब बेंजीन रिंग, ओके। तो इस केस में क्या होगा, अगर तीनों तरफ आपके बेंजीन रिंग कनेक्टेड होंगे तो वहां पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो ये आगे बेंजीन रिंग, तो ये वाला अल्फा जो कार्बन है इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके भी अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। थर्ड वन, ये वाला जो अल्फा है यहां पर एक H है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सिर्फ थर्ड कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगी, ओके। देन 16th क्वेश्चन, द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज शोन बिलो, ठीक है। तो ये वाली आपकी ओके, कौन सी फॉर्म है इनोलिक, ये इन ओल, ठीक है, ये इनोल है, और ये वाला तो एस्टर वाला पार्ट है, ठीक है। तो इनोलिक फॉर्म जो दी है, मतलब ये लेफ्ट वाला, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, देखो पहले तो पाई गिन लो, 1 2, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड, तो ये 1 पाई वाला तो ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सिग्मा काउंट करने हैं, 9 से एक भी ज्यादा है तो मतलब 18 हो गए, तो ऑब्वियस बात है CH3, ये sp3 वाला कार्बन है, चारों सिग्मा है इसके, 3 ये 4, ये 5, यहां ये 6, फिर ये 7,
8, 9, 10, 11, तो ऑब्वियसली बात है ये 18 ही होंगे काउंट करने पे. ओके, देन 17th क्वेश्चन. In which of the following compounds the carbon chlorine bond ionization shall give most stable carbonium ion? First thing correction. कार्बोकैटायन को कार्बोनियम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कार्बीनियम. ठीक है, ये मैक्सिमम टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है कार्बोनियम. कार्बोनियम पुराना नॉमेनक्लेचर था. ओके, कार्बोनियम का एग्जांपल देना हो तो CH5 पॉजिटिव आप दे सकते हैं, पर अगर ट्राईवैलेंट है और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कार्बीनियम बोलते हैं. ये क्वेश्चन एक बार एम्स में पूछा हुआ है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. तो चलो कार्बोनियम बोल दिया इन्होंने, तो वी विल टेक इट एज कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. तो CCl बॉन्ड ये वाला टूटा, यहां पॉजिटिव चार्ज, क्या हुआ ये बेंजाइल कार्बोकैटायन. सेकंड में ये Cl गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आया. पहली बात ये 1 डिग्री है, दूसरी बात विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो बड़ा अनस्टेबल होगा. तीसरे में Cl गया, यहां पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन पे. ठीक है, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है. ओके, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन भी बेंजाइल से तो कम स्टेबल होता है. यहां पर Cl जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन. ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है या बेंजाइल? तो आप सबको पता होना चाहिए, कार्बोकैटायन वाले टॉपिक में हमने डिस्कस भी किया है कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल. ओके, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी होती है और इंडक्टिव इफेक्ट तो है ये. तो आंसर इज डी. देन 18th क्वेश्चन. देखो, अगर आपको ये वाला जलदाल मेथड प्रॉपरली नहीं आता, बेस्ट थिंग मैं आपको बताऊंगा, आप क्या करो, जो YouTube पे NCERT सॉल्यूशन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के, सॉरी नॉट हाइड्रोकार्बन, 11th का जो है ना जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो पहला चैप्टर है 11th का ऑर्गेनिक का, उसके अगर आप NCERT सॉल्यूशन देखोगे उसमें पूरा जलदाल मेथड डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और साथ में उसकी प्रॉब्लम्स भी डिटेल में सॉल्व की हुई हैं. ओके, तो ये आई थिंक अगर वहां से आप एक बार रेफर करोगे तो उसके बाद आपको क्लियर होगा. तो जलदाल मेथड में क्या होता है, H2SO4 और अमोनिया आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं. ठीक है, जिससे बनता है अमोनियम सल्फेट सॉल्ट. ओके, ये हो गया. तो मतलब 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 मोल अमोनिया चाहिए होते हैं. अब देखो, अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल न्यूट्रलाइज्ड, इतना H2SO4 उसने न्यूट्रलाइज किया. ठीक है, अब देखो 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, तो H2SO4 के कितने मोल आए? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी. तो यहां पर वॉल्यूम किस में दिया है? मिलीलीटर में. तो मिलीलीटर में लोगे वॉल्यूम को तो वो मोल्स नहीं आएंगे, वो आएंगे मिली मोल्स. ठीक है, तो 10 ml इंटू 1 या आगे 10 मिली मोल्स. ओके, तो H2SO4 के कितने हैं? 10 मिली मोल. जब इसका 1 होता है तो उसके 2 लगते हैं. तो 10 मिली मोल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमोनिया के कितने होने चाहिए? 20 मिली मोल्स. ठीक है, तो अमोनिया हमें पता लग गया कितना होगा, 20 मिली मोल्स तो होंगे. ठीक है, तो अमोनिया इतना यहां पर कंज्यूम हुआ. क्लियर? अब देखो, यहां पर जो H2SO4 न्यूट्रलाइज हुआ 20 मिलीमोल से, वो था 10 मिलीमोल्स. तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला है दैट इज 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय वेट. ठीक है, तो ये 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 अगर हम निकालें तो कितनी होती है? नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर. अब एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? उसकी बेसिसिटी. एक H2SO4 कितने H पॉजिटिव देता है? 2 H पॉजिटिव. तो इसकी एन फैक्टर हो गया 2. तो मोलैरिटी 1 थी इंटू 2, तो नॉर्मेलिटी आ गई 2. वॉल्यूम, ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितनी थी? तो वॉल्यूम कितनी लगी यहां पे? 10
ml डिवाइड वेट ऑफ जो हमारे पास सैंपल था दैट वाज 0.75, तो आ जाएगा 37.33%। ठीक है, तो इसको एक बात बोल रहा हूँ कि एक बार आप इसका फंडामेंटल जो टॉपिक है उसको पढ़ लो अच्छे से, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग में पूरा टॉपिक समझाना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट इज 19, द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज, अब ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ये बेंजीन रिंग है, हक्कल रूल ओबे करता है, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो इसके पास ये जो 6 कार्बन हैं सबके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तो हमारे पास 6 पी ऑर्बिटल्स हैं और 2 4 6 अनपेयर्ड। ठीक है, अब इसको अनपेयर्ड तो नहीं बोलेंगे पर या 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो 4n + 2 पाई अगर हम देखें n को 1 पुट करें तो ये हो जाता है 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हमें। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन चाहिए होती है, तो ये जो 6 ऑर्बिटल्स होंगे इन कार्बन्स के, उनकी वजह से एरोमेटिसिटी है। वैसे तो देखा जाए ये वाला जो बाहर वाला कार्बन है ये भी sp2 है, तो एक p ऑर्बिटल इसके पास भी है, तो टोटल तो 7 p ऑर्बिटल हैं, पर इसके p ऑर्बिटल का एरोमेटिसिटी डिसाइड करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं होता, अकेली बेंजीन होती तब भी वो एरोमेटिक होता। ओके, तो ये ध्यान रखना कि टोटल p ऑर्बिटल नहीं गिनने यहां पे, वो गिनने हैं जिनकी वजह से एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, तो वो आ रहा है 6 p ऑर्बिटल्स की वजह से। ओके, तो आंसर इज सी। नाउ 20th क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, तो बच्चे को पता है। ठीक है, पता है ना आपको भी, आइसो ग्रुप होता है ये। ठीक है, दिस इज आइसो, और 3 कार्बन तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल चाहिए तो इसके आगे एक CH2 लगा लो, पेंटाइल चाहिए तो एक और लगा लो। ठीक है, तो दिस इज आइसो, और ब्यूटाइल के लिए फिर आगे एक और CH2 ऐड कर देते हैं, तो सी ऑप्शन। नाउ 21st क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड whose IUPAC नेम इज 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-ionoic acid। हेक्स तो लॉन्गेस्ट चेन है 6 कार्बन की। ठीक है, तो देखो फिर इथाइल, हाइड्रोक्सी, मिथाइल और आइनोइक मतलब ओइक एसिड, ओइक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट होनी है, तो ये 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कहाँ आ रहा है, 2 पे, 2 पे कहाँ पे है, ये 2 है और यहां पर भी 2 है, तो इसका मतलब A और B तो पहले कैंसिल हो गए क्योंकि मैं हाइड्रोक्सी 2 पे आ ही नहीं रहा था। ओके, अब 2 हाइड्रोक्सी देख लिया, 3 पे इथाइल चाहिए, तो 2 ये 3 पे इथाइल है क्या, नहीं है, यहां 3 पे है, यस, ये वाला ग्रुप इथाइल है। ओके, तो आंसर इज डी। तो एलिमिनेशन बहुत अच्छा तरीका होता है, हर ऑप्शन को सॉल्व नहीं करना है, देखो कि कौन सा ऑप्शन तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एलिमिनेशन के बाद एक अच्छा गैस लगाना बड़ा आसान हो जाता है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेना है। फिर some meta directing substituents in aromatic substitution are given, तो meta directing ग्रुप्स दिए हुए हैं, which one is most deactivating, तो सबसे ज्यादा -m इफेक्ट यहां पर कौन शो करेगा, तो सबसे स्ट्रांगली जो -m ग्रुप होता है दैट इज नाइट्रो। ठीक है, NO2। फिर अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन, पहले वाला देखो CH3 ट्वाइस, मतलब एक CH3 ऊपर एक नीचे, तो ये वाला है 3 डिग्री, दूसरे वाला ये भी 3 डिग्री है, ये वाला कितना है सिंपल 2 डिग्री, ये वाला है 1 डिग्री और ये सिंपल मिथाइल, तो ऑब्वियस बात है कि 3 डिग्री सबसे आगे आना चाहिए और सिंपल मिथाइल सबसे पीछे आना चाहिए, तो 5 तो सबसे पीछे आएगा, यहां सबसे पीछे है, यहां पर है, तो A और D में कंपेयर करना है। ठीक है, अब सेकंड था 1 और 2 कौन आगे आएगा,
1 में क्या है, कार्बन के साथ 2 तो लगे हैं मिथाइल और 1 लगा है इथाइल। दूसरे में क्या है कि तीनों ही लगे हैं मिथाइल ग्रुप। जब दोनों 3 डिग्री हो हमारे पास, तब हम क्या कंपेयर करते हैं, तब हम देखेंगे यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से थोड़ा ज्यादा अच्छा इफेक्ट है। ओके, तो यहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके पास है हाइपर कॉन्जुगेशन? पहले वाले में देखें तो इसके 3H, ये 3 और ये 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सेकंड वाले में ज्यादा अच्छी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, तो वो ज्यादा अच्छा कार्बोकेटायन होगा। ओके, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। देन 24th, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम, सॉरी कार्बीनियम हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो कार्बोकेटायन क्या होता है? sp2 तो होता है हमेशा। अब बेंजाइल था, 1 डिग्री था, 2 था, 3 डिग्री था, कोई भी कार्बोकेटायन का मतलब है कार्बन के 3 बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और सॉरी नॉट हमेशा sp2 नहीं होता, मतलब ये 3 बॉन्ड होते हैं। अब तीनों बॉन्ड सिंगल होंगे तो sp2, एक डबल एक सिंगल तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो ये sp हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और एक ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये s नहीं होता, ये भी sp ही होता है। तो यहां पर आंसर, यहां पर इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो ये sp2 है। देन 25th, नाइट्रोजन डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज carried out by Lessing test. The blue color formed corresponds to which of the following formula? ठीक है, तो ब्लू कलर या आपको याद करना होता है, इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन है दैट इज Na4FeCN6। ठीक है, इसको हम ट्रीट करते हैं फेरस सल्फेट से, सॉरी फेरिक सल्फेट से, और यहां पे हमारे पास आता है Fe4FeCN6 थ्राइस, दैट इज फेरिक फेरोसाइनाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा जनरली पूछा जाता है, आपको मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो फेरिक फेरोसाइनाइड है इसका कलर होता है प्रुशियन ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू कलर जो कंपाउंड बनता है इससे कंफर्म होता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट था, तो Fe4FeCN6 थ्राइस, सेकेंड ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 26, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन क्या होता है? जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और दोनों क्या जनरेट करें, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो होमोलिटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स फॉर्म्स फ्री रेडिकल, CH3 CH3। ठीक है, तो इन सब का हमने किया होमोलिटिक फिजन किया। ये वाला बॉन्ड था, तोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक यहां पे, तो पहले वाले केस में क्या मिला आपको, 2 CH3 रेडिकल। अगले वाले में या इस बॉन्ड को तोड़ो या इसको तोड़ो, दोनों एक जैसे हैं, इसमें मिलेगा एक CH3 रेडिकल प्लस CH3 CH2 रेडिकल। ठीक है, तो चलो जो भी था मिला, अल्टीमेटली यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स पूछा हुआ है। देखो पहला वाला केस क्या है, ये CH3 C CH3 CH2 CH3। ठीक है, इट्स अ 3 डिग्री रेडिकल। दूसरा वाला कैसा है, CH3 CH CH3। थर्ड है CH3 CH2 दैट इज 1 डिग्री, और उसके बाद दिया है फिर से एक और 3 डिग्री। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर एग्जैक्टली वैसा होता है जो कार्बोकेटाइन के लिए होता है। ठीक है, मतलब 3 डिग्री सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर जाके 1 डिग्री। तो यहां पर क्या है, ये 3 था, फिर 1 था, फिर 2, तो पहला तो गलत है। ओके, सेकंड में 3, उसके बाद CH3 ट्वाइस, ये भी 3 डिग्री है पर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है।
ठीक है ना। देखो 2 CH3 लगे हैं तो 3 3 6 और ये 2 8, 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। जबकि इस वाले 3 डिग्री में 3 3 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। ठीक है, तो इस वाले में 9 है, इस वाले में 8 है, फिर ये तो CH2 नहीं होगा, ये सिंपल 2 डिग्री है और ये फिर सिंपल 1 डिग्री, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अगले वाला देखो, ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री, पर ये 8 वाले को ज़्यादा स्टेबल बताया है 9 वाले से, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ तो 3 डिग्री को लास्ट में दिए, ये भी गलत है। ओके, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर एग्जैक्टली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर जैसा होता है। नाउ नेक्स्ट इज 27th, among the following compound, the one that is most reactive towards electrophilic nitration। देखो नाइट्रेशन करवानी है आपको, तो बेंजीन रिंग पे कौन अटैक करता है? NO2 पॉजिटिव, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पॉजिटिव चीज को अगर बेंजीन पे अटैक करना है, देखो पॉजिटिव चीज को किसी पे भी अटैक करना है तो उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव, तभी तो अट्रैक्ट होंगे दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो वो पॉजिटिव को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब इस बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप G लगा हो, वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और इलेक्ट्रॉन रिच बनाए तो ये इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अट्रैक्ट होगा। ओके, बस ये करना है। बेंजोइक में ग्रुप क्या लगा है? COH, ये तो -M होता है, उल्टा खींच लेगा। नाइट्रो में NO2 लगा है, ये बहुत स्ट्रांगली -M है। टॉल्यूइन में CH3 लगा है और लास्ट तो सिंपल बेंजीन है। तो बेंजीन से बेटर तो टॉल्यूइन हुआ ना, कम से कम थोड़ा बहुत तो दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से और हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, तो टॉल्यूइन में फास्ट होगा, तो +M ग्रुप इसको फेवर करते हैं। ठीक है, और -M ग्रुप इसको स्लो करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 28, विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC। देखो यहां पर क्या करना है हमें? 2ene, ये गलत है, क्योंकि ब्रोमो इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होनी थी, तो यह आना था 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन या प्रोपीन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इज द रॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, तो आंसर हमारा ये होगा। सेकेंड वाले में देख लेते हैं। देखो लॉन्गेस्ट चेन तो सीधी जाएगी, 1 2 3, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 5, 5 मिथाइल, यहां से 1 2 3 4, तो यहां से लेफ्ट से चले तो 2 3 4 4, 2 4 4, राइट से चले तो 1 2 3 3 5, तो ऑब्वियस बात है ये लोअर लोकेंट है, तो ये जो नेमिंग की है 4 2 4 ये करेक्ट है। ठीक है, बाकी भी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 29, considering the state of hybridization of carbon atom, find out the molecule among the following which is linear। लीनियर के लिए चाहिए होती है हमें sp हाइब्रिडाइजेशन। ये वाले में क्या है? कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3 है। ये क्या है? डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो ये sp2 है। ये भी डबल बॉन्ड वाला sp2 है और ये sp3 है, तो ये तो लीनियर का केस बिल्कुल नहीं है। सेकेंड वाले में क्या है? बीच वाले तो लीनियर है, ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइज है। एंड वाले तो sp3 है ना। ओके, तो ये कैसा होगा? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये आ गया आपका, ये प्लेन आ गया। ठीक है, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये 4, बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड है, वो तो सीधे रहेंगे, उसके ऊपर नीचे कोई ग्रुप नहीं है। ये लास्ट वाला कार्बन है, इस पे एक ग्रुप तो प्लेन में रहेगा, जैसे मान लो ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड ऊपर होगा, एक बॉन्ड नीचे होगा। सिमिलर इसके पास भी 2 बॉन्ड प्लेन में, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, सॉरी लीनियर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम सी को देखें, देन CH2 डबल बॉन्ड CH, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये तो बीच में sp3 है, फिर ये sp है, फिर sp है, तो इसमें भी sp2 sp3 तो आ ही गए सारे।
और लास्ट वाले में तो सारे sp3 हैं, तो डी तो बिल्कुल नहीं। तो अब कंफ्यूजन ये हो गया कि बी और सी पूरे के पूरे लीनियर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां पर फिर यही होना चाहिए कि अगर हम लास्ट वाले पार्ट को इग्नोर करें तब ये, तो फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। तो मॉलिक्यूल में अगर हाँ ये वाले ऊपर नीचे को छोड़ोगे तो ये 4 के 4 कार्बन तो लाइन में है, ठीक है। इस वाले में दिक्कत क्या होगी ये भी बता देता हूं आपको। सी में क्या प्रॉब्लम होगी, सी में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो जब हम कार्बन चेन लेते हैं sp2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर, एक बॉन्ड प्लेन के नीचे, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड को आपने प्लेन में लिया तो, या ऐसे करो, लेट अस से ये हमारा प्लेन आ गया, ये आ गया पहला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक H यहां पे, एक H यहां पे, फिर डबल बॉन्ड इस C के साथ एक H होगा और दूसरा फिर इस एंगल पे आ जाएगा CH2, ठीक है। अब ये जो CH2 है ये तो sp3 है, तो 2 बॉन्ड इसके प्लेन में होंगे, एक ऊपर होगा एक पीछे होगा, मतलब इस तरह से। तो ये लीनियर नहीं आया ना, ये बेंड हो गया। ये कम से कम 4 के 4 कार्बन थे तो लाइन में, है ना, इन ग्रुप को अगर हम इग्नोर करें तो। पर ये वाले तो 4 कार्बन और सॉरी जो 5 कार्बन है ये भी लाइन में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट करेक्ट आंसर हो सकता है क्लोज, ठीक है, वो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। Now next is question number 30th. Which one of the following is most reactive towards electrophilic reagent? तो ऑब्वियस सी बात है E पॉजिटिव का अटैक यहां पर करना है। अब जब E पॉजिटिव का अटैक करना है तो बेंजीन पे एक ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए जो उसको डोनेट करे। OCH3 एक अच्छा डोनर है, OH ये भी अच्छा डोनर है, NHCOCH3 डोनर तो है पर मॉडरेट है, बहुत अच्छा नहीं है। CH2OH में जो OH है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं, तो उसका कोई मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, उल्टा -I लग जाएगा, तो ये तो बाहर हो गया। ये मॉडरेट था, ये भी बाहर हो गया। OCH3 और OH में ज्यादा जो अच्छा डोनर है दैट इज OH, ठीक है। इसके लिए आपको मेसोमेरिक इफेक्ट का +M का एक बार टेबल जो है वो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, ओके। तो याद रहेगा +M ऑफ OH इज stronger than OR, okay. Next is question number 31. The correct IUPAC name for the compound. तो IUPAC नेम तो करना बड़ा सिंपल है क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग यहां से स्टार्ट हुई 1 2 3। यहां से लेफ्ट में जाओ तो 3 कार्बन मिलते हैं, राइट में जाओ तब भी लॉन्गेस्ट में तो 3 ही मिलते हैं, पर लेफ्ट में अगर गए तो ये पूरी एक ब्रांच आई, और राइट में गए, ठीक है, जैसे मान लो ये आपने ले लिया लॉन्गेस्ट चेन, तो राइट में गए तो एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच, तो जब लॉन्गेस्ट चेन एक जैसी आ रही हो तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं दैट इज सेलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। तो 1 2 3 4 5 6, 4 पे है इथाइल, 3 पे है प्रोपाइल, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। फिर अगेन वी हैव दिस डुमास मेथड, ठीक है, तो यहां पर भी आपको एग्जैक्टली वही करना है। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, क्या डिफरेंस है, वहां पर पॉइंट, यहां 0.35 था, वहां 0.25 था, यहां 55 ml है, वहां 40 है, वहां भी 300 केल्विन था, यहां भी 300 है, यहां 715 है और एक्सटेंशन 15 है, तो 715 -15 फिर से 700, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आपको एक समझ आ गया तो ये वाला भी डन। तो दिस इज द बेनिफिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर आ ही जाता है, ठीक है, डेफिनेटली आ जाता है। तो 32nd क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आंसर आएगा इसका बी। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, ठीक है।
तो ये तो हो नहीं सकता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होगी? अल्काइल हैलाइड में, जहां कुछ निकाल रहे हो, कुछ डाल रहे हो वापस उसकी जगह पे, तो SN1 SN2 SNI इस तरह के हो सकते हैं। अब ये अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड के क्रॉस एडिशन होती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, क्योंकि कुछ निकल नहीं रहा बाहर यहाँ से कि बाहर गया और कुछ नया आया। ये R भी आया और ये ऑक्सीजन भी वहीं रही, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्डिहाइड वाला जो केस होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर यहां पर क्या है, यहां देखो, यस, Br बाहर गया है और उसकी जगह NH2 आया है। नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डी में क्या है, अल्डिहाइड में HCN ऐड किया आपने, ठीक है ना, तो ये क्या बने, हेलोहाइड्रिन। नहीं नहीं नहीं, नॉट हेलोहाइड्रिन, दिस इज साइनोहाइड्रिन, ठीक है, CN ग्रुप और OH। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर कीटो के क्रॉस यहां पर H आ जाता है और यहां पे आ गया CN और डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड, ओके। तो आंसर इज C। देन क्वेश्चन नंबर 34, चलो क्वेश्चन नंबर 34 ऑनवर्ड्स, जो क्वेश्चन है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।